नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्विटर के विवाद को लेकर। ट्विटर का विवाद पिछले कई महीने से लगातार गहराता जा रहा है। अब तो स्थिति ये है कि ट्विटर के इंटरमीडियरी का दर्जा समाप्त हो चुका है। समझेंगे आगे क्या है ये पूरा मामला। ट्विटर के ऊपर केस भी दर्ज हो चुका है। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच में टक्कर काफ़ी ज़्यादा गहरी है। क्या नतीजे होंगे? 18 जून को संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जो स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसने भी ट्विटर को चेतावनी दी है। रविशंकर प्रसाद ने कई सारे ट्वीट्स लिख के ट्विटर को चेतावनी दिया है। तो ये पूरा मामला है क्या, और आखिर इतना ज़्यादा ट्विटर और भारत सरकार के बीच में विवाद गहराया क्यों? इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा 25 फरवरी 2021। जी हाँ, 25 फरवरी 2021 को सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 79 के अंतर्गत मॉडल कोड ऑफ एथिक्स जारी किया है। इसको कहते हैं हम लोग गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। सामान्य भाषा में इसे एक तरह से कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। ये क्यों लाया गया, क्या इसका मतलब था इसको लाने का? इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जिन भी सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं जिनके 50 लाख से ज़्यादा ग्राहक हैं, उनके लिए कई तरह की शर्तें बनाई गई कि वो कंप्लायंस, भारत में जो है कि वो एक तरह से चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करें, नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करें, और इसके लिए उन लोगों को समय दिया गया 3 महीने का। तो आप कहेंगे कि 25 फरवरी, उसके पूरे 3 महीने की अवधि समाप्त हो रही है 25 मई को। और 25 मई के समय में भी काफ़ी ज़्यादा शोरगुल था कि क्या भारत में व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, क्या स्थितियां बनेंगी। ये सब काफ़ी ज़्यादा शोरगुल 25 मई के आसपास भी चल रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि अचानक से आखिर क्यों 25 फरवरी को ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो बना है, जो धारा 79 है, उसमें एक तरह से क्या था, एक प्रावधान था इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थता का प्रावधान था। उसमें ये कहा गया था कि जो इस तरह की सोशल वेबसाइट्स होंगे वो एक इंटरमीडियरी होंगी, यानी कि उनका प्लेटफॉर्म, अगर उनके प्लेटफॉर्म पे कोई गलत जो है कि कोई चीज़ लिखता है या कोई चीज़ करता है, तो उसकी जिम्मेवारी उस गलत चीज़ को प्रकाशित करने वाले लेखक की होगी। उस प्लेटफॉर्म की वो जिम्मेवारी नहीं बनती थी, यानी इसके लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे कुछ घृणास्पद बयान देता है, घृणास्पद वीडियो जारी करता है, तो उन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार जो है वो जब तक इंटरमीडियरी का दर्जा प्राप्त किसी को होता है तो उसका जिम्मेवार उस प्लेटफॉर्म को नहीं माना जाता। देखिए, इसको अगर समझें सामान्य रूप से कॉन्सेप्ट में, तो इसको पाइपलाइन कॉन्सेप्ट हम लोग कहते हैं कि पाइपलाइन में तरह तरह की पानी सप्लाई हो रही है। मान लीजिए आपके पाइपलाइन में घर में, तो उसमें उस पाइप का क्या दोष? मुख्य दोष तो यह है ना कि अगर आपके घर में गंदा पानी आ रहा है तो भाई जहाँ से सप्लाई गंदा पानी का हो रहा है वो उसके लिए दोषी होगा। ये कॉन्सेप्ट मान के इंटरमीडियरी का पूरा मामला चलता है। लेकिन अब चूंकि ये जो नया जो एथिक्स कोड आया है, जिससे कि इसके अंतर्गत ये केंद्र सरकार ने कई सारे नियम परिनियम लाए, और अब प्रथम बार, अब तो 25 मई से जो है कि 18 जून को जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया है, तो इसमें प्रथम बार एक तरह से भारत सरकार ने इंटरमीडियरी का दर्जा समाप्त किया। ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा समाप्त हुआ, और उसके बाद गाजियाबाद में अब्दुल समद का एक प्रकरण सामने में आता है, और उस अब्दुल समद प्रकरण के अंतर्गत ट्विटर इंडिया जो कंपनी है, उसके जो एमडी हैं, उन तमाम लोगों को जो है उसमें पक्षकार बनाया गया है। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं जो गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड एथिक्स, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो है वो उसकी किस तरह की स्थिति है। देखिए, उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव काफ़ी व्यापक है। वो हमारे सोशल मीडिया को बहुत बुरी एक तरह से प्रभावित करता है वो। तो इसको लेके तो एक चीज़ तो ये है कि हाँ, सोशल मीडिया कंपनियों की भी कुछ उत्तरदायित्व होनी चाहिए। वो भारत में अगर हैं तो उनको भारतीय कानूनों का सामना करना चाहिए। भारत सरकार अब लगातार कह रही है कि ट्विटर जो है वो भारतीय जो है कि कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है।
ये ट्विटर के ऊपर आरोप लग रहा है, उससे हम लोग कहते हैं लैंड ऑफ लॉ, यानी कि अगर आप भारत में हैं तो भारत के कानून को मानना पड़ेगा, इससे हर कोई सहमत भी होगा। ट्विटर के लेकिन अब ट्विटर के ऊपर जो विवाद है उसको तो हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मामला उठ रहा है, जो 25 फरवरी को जो नए कोड लागू किए गए, उस कोड को लेके देखिए, प्रथम दृष्टया उसके उद्देश्य काफ़ी अच्छे लगते हैं, उद्देश्य सही होंगे भी, लेकिन उसकी एक आलोचना की जा रही है जिस आलोचना में थोड़ा दम भी है, कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 79 वो एक तरह से संसद के भीतर बना है और इतना बड़ा सा क्रांतिकारी परिवर्तन आप कर रहे हैं, तो अच्छा होता कि ये कानून भी संसद के भीतर बनता, उसका दर्जा ज़्यादा होता। लेकिन प्रथम दृष्टया सभी एक्सपर्ट का मानना है कि कहीं न कहीं जो रूल्स लाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस नए, वो काफ़ी हड़बड़ी में लाए गए हैं, और इस कारण से उसका वो सही दिशा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जो उद्देश्य कहे जा रहे हैं उसके ऊपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सरकार अभी ये कह रही है कि 25 मई के बाद बाकी दूसरे जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उन सबों ने इसे स्वीकार कर लिया है, ट्विटर ने नहीं किया है। हालांकि इसमें भी तथ्यात्मक कई कमियां हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि 25 मई को जब ये मामला सामने में आया, 26 मई को व्हाट्सएप ने इसे चुनौती दी कोर्ट में जाके, तो व्हाट्सएप ने तो सीधे सीधे कोर्ट में जाके इसे चुनौती दे दी है। हालांकि अब जबकि ट्विटर के ऊपर लगातार दबाव बनता चला जा रहा है, ट्विटर ने बार बार स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने भारत में भी इस तरह के शिकायत निवारण के लिए जो है कई तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि उसके विस्तृत डिटेल्स हम लोगों के पास नहीं है। तो ये एक पूरी व्यवस्था है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ से ये मामला पूरा गड़बड़ हो रहा है, विशेषकर ट्विटर और भारत सरकार का विवाद कहाँ से गर्म हो रहा है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, वो ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव होती हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी से तो कोई ट्विटर पे मदद मांगता था तो ट्विटर पे मदद भी कर देती थी। कई बार हमारे रेल मंत्री के मामले में भी सामने में आता है कि कोई रेल यात्री अगर उसकी ट्रेन लेट हो या ट्रेन में कोई समस्या हो, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और उधर से रेल मंत्री उस ट्वीट को संज्ञान लेके त्वरित तौर पर उसका निष्पादन कर देते हैं। तो ट्विटर को इस सरकार ने अपने प्रबंधन का हिस्सा भी बनाया, और माननीय प्रधानमंत्री के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर, इसमें भी कोई शक वाली चीज़ नहीं है। ट्विटर और सरकार के संबंध काफ़ी बेहतर हुआ करते थे एक दौर में, लेकिन एक समय के बाद ट्विटर के ऊपर ये आरोप लगना शुरू हुआ कि ट्विटर कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से जो उसके आदेश मिलते हैं उसको तामील तो वो काफ़ी अच्छे ढंग से करता है, लेकिन विरोधियों के आवाज़ को दबाने का वो जगह भी बन रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर के इस मामले की आलोचना भी हुई, वाशिंगटन पोस्ट और दूसरे कई अन्य अखबारों में इसकी आलोचना हुई। देखिए, ट्विटर की अगर स्थिति को, पहले की स्थिति को हम लोग देखें तो ट्विटर को ये माना जाता था कि कहाँ तो वो ट्रंप के ट्वीट्स को भी मैनिपुलेटेड लिख देता था, या फिर ट्रंप की कैपिटल हिल के घटनाक्रम के बाद जो है कि ट्रंप को उसने एक तरह से ब्लॉक ही कर दिया। लेकिन भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के समक्ष उसके ऊपर झुकने के आरोप लग रहे थे। ट्विटर के संबंध जो सरकार से खराब होते हैं वो खराब होने शुरू होते हैं किसान आंदोलन के दरमियान से। किसान आंदोलन के समय में सरकार ने, जब विशेषकर 26 जनवरी का हिंसा का मामला सामने में आता है, तब सरकार ने बहुत सारे ट्विटर हैंडल को के जो पोस्ट थे उसे डिलीट करने के लिए कहा। ट्विटर ने उसमें डिलीट भी किया। ट्विटर का वर्जन है कि हमने सरकार के निर्देशों का पालन किया, लेकिन बाद में हमने अपने गाइडलाइंस के हिसाब से पाया कि कई सारे जो है कि वो वायलेशंस नहीं कर रहे थे। हमने अपना चेक किया और उसको फिर से जो है कि बहाल भी कर दिया। तो यहाँ से ट्विटर और सरकार के बीच में पहली जो है कि विवाद की खाई तैयार होती है। देखिए, किसान आंदोलन एक तरह से इस सरकार के विरुद्ध असहमति दर्ज कराने का एक बहुत बड़ा सा एंगल भी बना। हम लोगों ने देखा कि ये सरकार जब से 2014 से केंद्र में मोदी जी हैं, काफ़ी लोकप्रियता के तमाम मापदंड वो क्रॉस करते रहे हैं, लेकिन एक तरह से यहाँ पे इस आंदोलन के माध्यम से कहीं न कहीं असहमति के बड़े स्वर जो उभर रहे थे, और वो स्पष्ट है कि आंदोलन स्थल के अतिरिक्त वो सोशल मीडिया के वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी वो चीज़ें दिख रही थी। यहाँ से तनाव की स्थिति तो उत्पन्न होती है, लेकिन इस तनाव के कारण ही अचानक से जो 26 जनवरी को ये घटना घटती है, तो आनन फानन में सरकार जो है वो सोशल मीडिया के इन सारे वेबसाइट्स को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ये पूरा प्रावधान लेके आती है। हम लोगों को याद है कि एक निजी न्यूज़ चैनल के कंटेंट को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस समय बहस चल रही थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यूज़ चैनल जो हैं, जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं, उनके और नियमन की आवश्यकता है। तब भी भारत सरकार ने तर्क दिया था, और वहीं से समझ में आ रहा था कि भारत सरकार कहीं ना कहीं जो सोशल वेबसाइट जो हैं इसके प्रति उसकी नज़रें क्या हैं। वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि जो वर्तमान में मुख्य धारा की मीडिया है उस मीडिया को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कई बार गलत तरह की सामग्री चलाई जा रही है, लेकिन
सरकार ने उसमें भी पक्ष रखा था कि इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, आवश्यक है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ उसको रेगुलेट करने की सख्त ज़रूरत है। तो उसी समय से सरकार का कुछ रुख दिख भी रहा था कि वो उनको नियंत्रित करना चाह रही हैं। क्या ट्विटर बिल्कुल पाक साफ है और केवल जो है कि सरकार के कारण अनायास ही भिड़ंत है? देखिए, अगर हम लोग समीक्षा करते हैं तो ट्विटर के ऊपर कुछ गंभीर आरोप भी लगे। मैंने पहले ही बोला कि पहले तो एक तरह से ट्विटर के ऊपर आरोप लग रहा था कि वो विपक्ष के असहमतियों को स्थान नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में ट्विटर के ऊपर दूसरे प्रकार के भी आरोप लगे और वो आरोप एक तरह से हम लोगों ने देखा कि लद्दाख के कुछ भारतीय क्षेत्र को उसने चीन के क्षेत्र में दिखा दिया था। हालांकि बाद में उसने इसको सुधारा, लेकिन इस प्रकार की गलतियां उससे नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अभी हाल के ब्लूटिक विवाद में हम लोगों ने देखा कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के भी ब्लूटिक को उसने हटा दिया। ट्विटर का नियम है, नियम ये है कि अगर आप 6 महीना तक लगातार आप ट्विटर पर अगर बिल्कुल आपकी सक्रियता नहीं है तो वो आपके ब्लूटिक को हटा देता है। लेकिन क्या एक संवैधानिक पदधारी के साथ ट्विटर ऐसा कर सकता था, जो कि बिल्कुल उसे नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ट्विटर ने जो है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरिष्ठ लोगों के भी ब्लूटिक को हटा दिया मीडिया में विवाद होने के बाद, फिर उनके ब्लूटिक को लगा दिया था। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई संवैधानिक बाध्यता का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे, लेकिन फिर भी विवाद होने के बाद उन्होंने ब्लूटिक लगा दिया। मामले में जो सबसे बड़ी जटिलता की स्थिति आई, ट्विटर और भारत सरकार जहाँ पे आमने सामने में आए, टूल किट का एक विवाद का आरोप जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने लगाया कांग्रेस के ऊपर और उसको मैनिपुलेटेड मीडिया उसके ऊपर टैग कर दिया ट्विटर ने कि एक तरह से गलत ढंग से, क्योंकि उसमें आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि कुछ गलत प्रोफाइल से गलत चीज़ों के आधार पर वो आरोप निराधार है। इस तरह की चीज़ें कहा गया और इसे ट्विटर ने एक्सेप्ट भी किया। उसने अपने फैक्ट फाइंडिंग के माध्यम से इस पूरे चीज़ को दर्शाया भी। तो यहाँ से भारत सरकार और ट्विटर के बीच में खाई जो है वो बढ़ती चली गई। ब्लूटिक विवाद के बाद वो खाई और बढ़ी। अब अभी जो ताज़ा एक बड़ा सा जो विवाद आया है, जिसके माध्यम से ट्विटर के ऊपर एफआईआर ही दर्ज करा दिया गया, जबकि इंटरमीडियरी का उसका दर्जा समाप्त कर दिया गया था, मध्यस्थ का दर्जा। तो इस कारण से अब उसके ऊपर एज ए इंडिविजुअल, जैसे हमारे आपके ऊपर केस दर्ज होता है, तो उसको जो एक विधिक सुरक्षा जो आवरण प्राप्त था वो समाप्त होने के बाद सरकार ने केस भी दर्ज कर दिया। एक विवाद आया था गाजियाबाद के लोनी में, जहां अब्दुल समद नाम के एक बुजुर्ग जो है कि वो व्यक्ति की उनकी पिटाई होती है। उसमें तमाम आरोप ये लगे कि कहीं इस मामले को लेके कुछ दंगा भड़काने का प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस पीड़ित ने जो बयान दिए और पुलिस के जो बयान है वो दोनों अलग अलग रहे। उस चीज़ को लेते हुए फिर गाजियाबाद पुलिस ने वायर या अल्ट न्यूज़ के जो संस्थापक हैं जुबैर अहमद, उन सबों के ऊपर तो एफआईआर दर्ज किया ही किया, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये रहा कि ट्विटर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया। अब यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि आखिर वो वीडियो ट्विटर पे क्यों आया, और अगर आया तो फिर वो ट्विटर पे लंबे समय तक रहा क्यों, उसको हटाया क्यों नहीं ट्विटर ने। इस पूरे प्रकरण में देखिए हम लोग देखते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस का वर्जन अलग है और पीड़ित व्यक्ति का वर्जन अलग है। तो ऐसे स्थिति में अब फाइनली क्या घटनाक्रम है वो न्यायालय में जाके स्पष्ट होगा। तो यहाँ से ये संबंधों में खटास और ज़्यादा आया और इस तरह से ट्विटर और भारत सरकार के बीच में विवाद बढ़ता चला गया। ट्विटर का कहना है कि भारत सरकार के कुछ रिक्वेस्ट तो सही होते हैं उसके सामग्री को, कंटेंट को लेकर, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट जो है कि वो सही नहीं होते, तो वो उसका पालन इसलिए वो उस ढंग से नहीं करता। किसान आंदोलन के संदर्भ में कुछ इस तरह की टिप्पणी आई, या फिर इन मामलों को भी लेके जो ट्विटर की टिप्पणी रही। विवाद तब भी गड़बड़ाया जबकि ट्विटर को एक नोटिस देना था, लेकिन उसमें दिल्ली पुलिस बिल्कुल इस रूप में ट्विटर के ऑफिस में गई जैसा कि कोई छापामारी की स्थिति बन रही हो। तो ये तो देखिए 2-3 चीज़ें तय हैं कि लैंड ऑफ लॉ का पालन ट्विटर को भी करना चाहिए। जब 18 जून को ये माना जाता है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो संसद की स्टैंडिंग कमेटी होती है वहाँ की कार्रवाई गोपनीय होती है, लेकिन फिर भी एक न्यूज एजेंसी एआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दिया कि वहाँ पे संसदीय कमेटी ने ट्विटर से के अधिकारियों से पूछा कि आप लैंड ऑफ लॉ का पालन क्यों नहीं करते। ट्विटर ने कहा उस सूत्र के हवाले से कि हम लैंड ऑफ लॉ का पालन करते हैं, लेकिन ट्विटर की अपनी ग्लोबल पॉलिसीज़ भी है और हमारे लिए वो ग्लोबल पॉलिसीज़ भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का कहना है कि ट्विटर जरूर जो है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थक बनने का दावा करता है, लेकिन अभिव्यक्ति के आज़ादी का समर्थक बनने के दावे के नाम पे ट्विटर गलत ढंग से ट्विटर एक दबंगई दिखा रहा है। ये एक तरह से भारत सरकार की तरफ से आरोप भी है।
देखिए, पूरे मामले को अगर राजनीतिक दृष्टि से जो लोग राजनीतिक टीका टिप्पणीकार हैं, अगर उनके दृष्टि से देखें तो उनका ये कहना है कि एक लंबे समय तक सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त था, इसलिए उस समय इन कंपनियों के बुरे हरकत भी एक तरह से सत्तारूढ़ पार्टी को सही लग रहा था। लेकिन अब चूंकि असहमति के स्वर काफ़ी ज़्यादा उभर रहे हैं, तो वैसे में इनको नियंत्रित करने के एन प्रकार प्रयास हो रहे हैं। देखिए, हर संस्था को कानून का पालन करना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ आती है कि अभिव्यक्ति के आज़ादी को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था दिल्ली दंगे के प्रकरण को लेके, जिसको लेके मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि यूएपीए बहुत सारे लोगों के ऊपर, 3 लोगों के ऊपर लगाया गया था यूएपीए, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, धरना प्रदर्शन करना अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उनका अधिकार था। यूएपीए एक आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है, तो असहमति दर्ज करना और आतंकवादी घटना में संलिप्त होना दोनों 2 प्रकार की चीज़ें हैं। तो सरकार अपने सुविधानुसार जो है कि उसको विस्तार नहीं कर सकती उसका। तो क्या, एक सवाल तो ये उठता है कि क्या देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने के प्रयास हो रहे हैं? हमारे कानून मंत्री बार बार कहते हैं कि सभी असहमतियों का पूरा स्वागत है, हम कहीं से भी असहमतियों को जो है कि हम उसको किसी भी रूप में उसको कुंद करने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह का हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि जो एक संघर्ष की स्थिति आई है इन कंपनियों के साथ या अलग अलग स्थानों पे, कहीं न कहीं उसमें एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि असहमति के आवाज़ को दबाने का भी एक प्रयास है। सरकार को अपने शक्तियों का प्रयोग काफ़ी संयमित होकर करना चाहिए, चूँकि हम लोगों को याद है कि गोवा कार्यकारिणी की बैठक जब एक तरह से 2013 में हो रही थी, तब उसमें उस माननीय प्रधानमंत्री पहली बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस समय काफ़ी ज़बरदस्त समर्थन जो है कि सोशल मीडिया पे उन्हें प्राप्त होता था। तब से लेके अब तक, यानी कि 2014 से लेके 2021 तक के लंबे दरमियान में आखिर क्यों 2021 में ही इस काम को किया गया, इसके पहले क्यों नहीं किया गया? हालांकि भाजपा समर्थकों का कहना है, जो सत्तारूढ़ है, सरकार के समर्थक या भाजपा समर्थक दोनों, उन लोगों का ये तर्क है कि अच्छे चीज़ की शुरुआत कभी भी होनी चाहिए, जबकि जो इसके असहमति में जो आवाज़ उठ रहा है उनका ये मानना है कि चूँकि अब एक तरह से सोशल मीडिया पे सरकार का उस तरह का समर्थन नहीं रहा, इसलिए असहमति को दबाने के इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जो भी अगर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं तो ये काफ़ी गलत है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इस तरह की बड़ी जो टेक कंपनियां हैं, उनका आकार, उनका प्रकार काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, और ऐसे स्थिति में वो भारतीय किसी कानून का उल्लंघन ना करें, ये भी आवश्यक है। लेकिन 2-3 कुछ समस्याएं हैं जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, सरकार ज़रूर जनता के अभिव्यक्ति की आज़ादी या जनता के नाम पे जो है कि ये इन नियमों को ला रही है, लेकिन अभी भी सरकार का फोकस कुछ उन मुद्दों के तरफ नहीं है जिसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। जैसे कि डाटा लोकेलिटी का मामला है कि अगर ये सारे जो आंकड़े होते हैं, जो भी हम लोग सोशल मीडिया वेबसाइट पर प्रयोग करते हैं, ये सारे आंकड़े कहाँ प्रयोग होते हैं? ये एक स्टोरेज विदेश में होते हैं, तो उनका भंडारण भारत में हो, डाटा लोकलाइजेशन कहते हैं इसको। इसके ऊपर दूसरी जो बड़ी बात उठती है कि एक डेटा प्राइवेसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था। सरकार ने एक हार्ड डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने की बात भी कही थी, वो संसद में लंबित है, उसको भी जल्द से जल्द क्रियान्वित करना चाहिए जिससे लोगों के। तो ये सब कुछ दूसरे ऐसे मोर्चे हैं जिसमें सरकार की गति काफ़ी धीमी है, वहाँ पर भी सरकार को अपनी गति को तीव्र करने की आवश्यकता है। अभी हम लोग संक्षेप में इसको इसी जगह पे समाप्त करते हैं। अगर ट्विटर विवाद में और भी आगे भी किसी विश्लेषण की आवश्यकता होगी तो हम लोग फिर अगले वीडियो में उसको और भी विस्तार से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।